हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बने। और आत्मनिर्भर भारत और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए उन्होंने हमारे सामने ये उद्देश्य रखा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और किसी भी देश में जब डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए 4 आवश्यकताएं होती है। 4 इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं ये कि इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता। वो 4 चीजें हैं: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ेगा। और इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान के लिए अगर विश्वगुरु बनाना है तो हमारे राज्यों को भी आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाकर सामर्थ्यशाली बनाना ये हमारे देश की आवश्यकता है। और इसलिए राइजिंग राजस्थान की थीम से ये आज जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रही है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका राजस्थान के भविष्य के विकास के लिए बहुत बहुत उपयोग होगा। और मैं विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्रीगण को और राजस्थान की सरकार को ये उद्देश्य उनको हासिल करना है, उसमें भारत सरकार आपके साथ में पूरी तरह से है और मेरा डिपार्टमेंट आपको इसमें पूरी मदद करेगा, ऐसा विश्वास मैं उनको देना चाहता हूं। जहां तक रोड की बात है, ज्यादा डिटेल में तो आपने देखा ही है फिल्म में, और हमारे चेयरमैन जो NHAI के उन्होंने भी आपको बताया। राजस्थान में जो 2 महत्वपूर्ण रोड है, इसमें अमृतसर, भटिंडा और जामनगर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है। दूसरा जो अंबाला, कोटपुतली है, दोनों भी पूरे हो गए, जो इंडस्ट्री और ट्रेड बिजनेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा जो मुंबई दिल्ली हाईवे है, ये केवल यहां तक सीमित नहीं है भजन भाई, ये आपके लिए कैसे उपयोग का मैं आपको बताऊंगा तो इसका आयाम और आपको अच्छी तरीके से आपके ध्यान में आएगा। अगर आप मनाली में जाओगे तो मनाली में जाने के बाद रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते नहीं, अटल टनल बन गई है, केवल 8 मिनट में हम क्रॉस करते हैं। 8 मिनट वहां से निकलने के बाद हिमालय के बीच में से हम लद्दाख और लेह की तरफ निकलते हैं। इसमें कम से कम हमारी NHAI DCL है, आज NHAI जैसा है वैसे हमारा दूसरा आर्म है NHAI DCL, जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र में हमने काम करने के लिए एक कारपोरेशन खोली, वो भी 8-10 लाख करोड़ के काम कर रही है। तो वहां से हम लोग लद्दाख लेह तक 18 टनल बना रहे हैं, काफी काम शुरू हो गया है। और वहां से आने के बाद लद्दाख लेह से श्रीनगर जाने के लिए जो रोड है, जो कारगिल की लड़ाई जहां हुई थी उसके नीचे में, जहां आप अगर खड़े रहेंगे तो वहां से हम हमारा बाबा अमरनाथ का दर्शन कर सकते हैं कारगिल के नीचे में। और वहां हम आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे जोजिला, और जिसका 75% काम पूरा हुआ। और जो टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, वो 75% पूरी हुई, वो केवल हमने 5,600 करोड़ में पूरी कर ली। इतना उसमें सेविंग है। ये टनल से निकलने के बाद झेडमोर टनल लगती है, जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो टनल पूरी हुई है। और अब प्रधानमंत्री जी को हमने डेट मांगी है, तो वहां से झेडमोर टनल से बाहर निकलने के बाद फिर हम आएंगे श्रीनगर। और श्रीनगर में आने के बाद श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल लगभग बनाई है। और
वहां से श्रीनगर जम्मू आने के पहले ही कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, जो जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। तो कटरा एक्सप्रेस हाईवे से हम तुरंत निकलकर इस कटरा हाईवे से दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे को हम जुड़ेंगे। तो उसमें अभी ये पानीपत के बाद पंजाब हरियाणा के लिए फायदा है। हम एक UR2 बनाया, हमने 10,000 करोड़ का रोड लगभग उद्घाटन के लिए है, 2 महीने में खोलेंगे। तो वहां से डायरेक्ट हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हैं और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, तो आधे ही देखा आपने अभी। एक पिलर पर 4 लेयर है। उसमें एयरपोर्ट के बाजू में एक रोड है, शिव मूर्ति या 3 मूर्ति कुछ उनका, कौन शिव मूर्ति ना क्या है, हाँ, वहां हमने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई है और वो एयर स्ट्रिप से नीचे से जाती है और T3 पे जाएगी। तो पानीपत से आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अभी 3 घंटे लगते हैं और पूरा ट्रैफिक इधर से चला जाएगा। और ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे आगे जाता है, वो आगे दिल्ली जयपुर ये जो स्पर बनेगा, तो मेरी तो उम्मीद है कि 2 सवा 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और अभी मैंने इंडियन ऑयल के पीछे लगकर हमारे देश में अभी 400 इथेनॉल के पंप डालने के उन्होंने 100 डाल दिए। अब ये पंप डालने के कारण, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं इसलिए मैं जो बोल रहा हूं अथॉरिटी से ले लीजिए। मेरे आग्रह के कारण बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा उन्होंने स्कूटर, मोटरसाइकिल ये पूरी इथेनॉल पे लाई और इसलिए आपके राज्य से पेट्रोल को रिप्लेस करिए और पूरे ये बड़े कंपनी के जितने ब्रांड हैं इनका इथेनॉल पर चालू करवा दीजिए। राजस्थान का किसान मक्के से हो, ज्वारी से हो, बाजरे से हो, सड़े हुए अनाज से हो, इथेनॉल बनाएगा और इथेनॉल पे यहाँ की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा चलेगी तो नेचुरली यहाँ का किसान समृद्ध संपन्न होगा। ये आप इसके लिए ध्यान दीजिए। और अभी मैं जब ये ट्रैक्टर कंपनीज है, हमने यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को अभी गाड़ी ऑटोमोबाइल में लाया था, तो मैंने ट्रैक्टर में लाने के बारे में फाइल आई, वो सब मेरे पास आया और उनका ये करोगे तो 1 लाख रुपए कीमत बढ़ेगी। मैंने बोला ये करता नहीं, पर मेरी एक कंडीशन है। बोले क्या? मैंने बोला आप इलेक्ट्रिक पर ट्रैक्टर बनाइए और आप CNG पर ट्रैक्टर बनाइए और फ्लेक्स इंजन का बायोफ्यूल यानी इथेनॉल पे बनाइए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि कल सोनालिका वाले का फोन है कि उसका इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर तैयार हो रहा है। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है जो 3 लाख रुपए डीजल में 1 साल में किसान खर्चा करता है, वो इलेक्ट्रिक में 25,000। और अभी तो ड्रोन से स्प्रेइंग शुरू हो गया, नैनो यूरिया और नैनो मिश्रकत है। हम 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे फर्टिलाइजर, यूरिया और 4 मिश्रकत डालते थे। अब मेरे यहाँ 6,000 एकड़ ड्रोन से स्प्रेइंग किया, तो 2 बॉटल यूरिया की लगी, जो नैनो यूरिया की, उसकी कीमत है 250 रुपये, तो 500 में हो गया। और जो फर्टिलाइजर था उसकी बॉटल 500 रुपए की, वो 2 बॉटल लगी, तो 1000 रुपए ने 1500 रुपए में काम हुआ। जहां हम अगर 8 बैग जो लेते थे उसके लिए हम कम से कम 6 से 7,000 रुपए खर्चा करते थे। 5,000 रुपए किसान का सेविंग हुआ और मुझे 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ। ये सब अच्छा प्रोडक्शन हुआ। तो मेरा आपको पहला कहना यह है कि टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें कॉस्ट, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, आत्मनिर्भर राजस्थान बनने में हमारा किसान भी आत्मनिर्भर बने, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब ये पानीपत में इंडियन ऑयल ने मेरे आग्रह पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। ये जो हरियाणा और पंजाब में जो परली जलाते, आपके यहाँ शायद राइस नहीं है, तो उसमें से पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। 1 लाख लीटर पर डे बायो इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन। और मैं अभी ये जो परली है इससे बायो बिटुमिन निकलता है, लिग्नेंट। और अभी एक रोड हमने अलाउ किया है सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कि ये जो परली से इथेनॉल बनेगा उसमें जो लिग्नेंट निकलेगा वो 35% डामर में डाल सकता है। अब डामर का भाव है 50 रुपए किलो। अब किसान को केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बनाने का काम करिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
और ये हो सकता है, इसका सबके प्रूवन एग्जाम्पल है। अब दूसरी बात जो है, जो राजस्थान में जमीन बहुत है, मुझे भी पता नहीं था। मैं जब ये हाईवे का अमृतसर बठिंडा जामनगर हाईवे को देख रहा था, कितना समय तक मैं हेलीकॉप्टर से चल रहा था, जमीन ही जमीन पड़ी हुई है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास को तैयार करना और बायोमास से बायो सीएनजी और इथेनॉल तैयार करना। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, अब बजाज कंपनी की स्कूटर तो रेप्यूटेड है। 3 महीने पहले मैंने बजाज की स्कूटर और मोटरसाइकिल पूना में लॉन्च की, वो सीएनजी पर है। और वो मोटरसाइकिल जो है, अगर पेट्रोल की मोटरसाइकिल और स्कूटर चलती है तो 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपए 25 पैसे है, और जो सीएनजी पे बनती है उस मोटरसाइकिल का खर्चा 1 रुपया है। तो ये इतनी मोटरसाइकिल लेके सब है, तो ये अगर सीएनजी पे कन्वर्ट होगी तो अभी परली से राइस स्ट्रॉ से 400 प्रोजेक्ट भारत में शुरू हो रहे। मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 60 शुरू हो गए, बाकी प्रोसेस में है, और वो सीएनजी बनाएंगे और वो गाड़ी में भी जाएगा। तो आप जैसे मैंने बताया कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने में ये टेम्पो, ये मिनी ट्रक दिल्ली में सब सीएनजी पे आए, तो ये डीजल पेट्रोल की तुलना में 50% सेविंग है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो ये भी हम कर सकते हैं, और अब बड़े प्रमाण पर ये बन रहे हैं। मैं भी 5 टन सीएनजी तैयार करता हूँ रोज। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो मैं कंसल्टेंट बनाऊं, कोई फी नहीं लूंगा। तो ये कोई है, क्योंकि लोगों को लगता है ये बोल रहे तो होगा कि नहीं होगा। तो मेरा पहला कहना यही है कि ये आपके फ्यूल में और बदल हुआ तो 2 साल के अंदर हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% में लाने का हमने निर्णय किया है। 9%। अब ये 9% अगर आपका हो जाएगा तो ये 16 से 9 में जो 7% का सेविंग होगा, तो राजस्थान एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव बनेगा। तो रोड और इसका दोनों का आप जरूर करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बस आपने देखी, अभी बैठा था, अब अन्यथा मत लीजिए, मैं केवल पढ़ा हुआ बता रहा हूं आपको, मुझे मालूम नहीं। कोई तो भी टीवी पर लाइन आई कि जयपुर में कोई तो भी बस पकड़ी गई जिसमें 50 लोग विदाउट टिकट पकड़े गए। तो मैं भी ट्रांसपोर्ट मेरे पास है, तो वैसे आपके यहाँ की स्थिति मालूम नहीं, पर बाकी राज्यों में जो राज्य सरकार का ट्रांसपोर्ट है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता ये है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है उस बस में। और कुछ जगह तो टप पर भी बैठते लोग, तो वो इन्हें एसी वगैरह लगाने की बजाय खुली हवा का आनंद लेते हैं लोग। तो मैंने जो ये बस का मॉडल तैयार किया, मैं जेकोस्लाविया गया था, और जेकोस्लाविया गया था तो मैंने वहां स्कोडा में गया था। तो स्कोडा में मैंने देखी ये टेक्नोलॉजी, और ये यूरोपियन देशों में है फ्लैश चार्जिंग। तो बस की लेंथ है 18 मीटर, सीटिंग अरेंजमेंट। अभी वो 2 लोगों ने, उस समय मैंने जब देखा तो वहां से मैंने टाटा के एमडी को फोन किया और मैंने कहा तुम इससे जॉइंट वेंचर करो इसके लिए, रोलिंग स्टॉक के लिए। और इसमें जो फ्लैश चार्जिंग है, इसमें सीमेंस और हिटाची दोनों की टेक्नोलॉजी है। अब 2 कंपनियों का मैंने जॉइंट वेंचर कर दिया, तो कंपटीशन हो। और हमने पहला पायलट प्रोजेक्ट, अब वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में मंजूर हुआ, टेंडर निकल गया, उसका वर्क ऑर्डर 1-1.5 महीने में आ जाएगा। अब नागपुर में मैं पहली बार ये कर रहा हूं। ये बस में ऐसा है कि ये एयर कंडीशन बस है, एग्जीक्यूटिव चेयर्स है, हर चेयर पे लैपटॉप लगा हुआ है, टीवी भी देख सकते हैं, और हर बस में एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा, और वो सस्ते में मिलेगा। क्योंकि अभी मुझे ध्यान में आया कि वो 10 रुपए में चाय मिलने चाहिए, तो वो भी हम करेंगे। और इसकी जो टिकट की अरेंजमेंट है, लोग सामने से उतरेंगे और सामने से चढ़ेंगे, कार्ड रहेगा या मोबाइल फोन रहेगा। वो टिकट वाला कंडक्टर वाला कंसेप्ट जिंदगी भर कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकता। मैं मंत्री हूं इसका, सबका बैंड बच गया, मुझे मालूम नहीं आपका क्या हालत है, पर सब लॉस में है। तो ये जो टिकट वाला है, तब वो खड़ा होगा, एक बार रहेगा, वो खड़ा होकर अंदर जाएगा, तो उसका बैंक में डायरेक्ट पैसा कट जाएगा, यही सिस्टम है। और बाद में ये जो बस है, ये हर बस स्टॉप पर जब खड़ी आएगी तो ऊपर से जो अरेंजमेंट है वो नीचे आएगी, फ्लैश चार्जिंग, और आधा मिनट में बस चार्ज हो जाएगी। उसमें क्या है कि 50-60 किलोमीटर की लिथियम आयन बैटरी है,
जब मैंने इलेक्ट्रिक बस की बात और इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू की तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। अभी वो 110 डॉलर आई है। और हमारे देश में अभी लिथियम आयन बैटरी के बजाय एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, अलग अलग केमिस्ट्री भी डेवलप हो रही है। और जम्मू में हमको वर्ल्ड का 6 लार्जेस्ट लिथियम का इतना ये भी मिला हुआ है। तो आने वाले समय में ये जो हमारी लिथियम आयन बैटरी 100 रुपीज पे आएगी, और जिस दिन ये 100 रुपीज पे आएगी तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत, व्हीकल की कीमत और इलेक्ट्रिक की कीमत सेम होगी। मेरे अंदाज से 5 साल के अंदर सब बसेस इलेक्ट्रिक की होगी। और इसलिए ये जो बस है ये दिल्ली से जयपुर चलाने के लिए, पर मैं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, और मैं 2-4 हजार करोड़ के काम को भूमि पूजन के लिए भी नहीं जाता। 2-4 हजार करोड़ बोल रहा हूं, 200-400 करोड़ नहीं। इसका कारण पैसे का महापुर है। काम करने वाले लोगों की केवल पॉजिटिविटी और ताकत चाहिए। अभी मुझे चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारे को 1000 करोड़ ग्रीन रोड के लिए मिले, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है 7.23%। यानी भारत सरकार को जो मिलता है उससे केवल 0.39% हम लोग ज्यादा है। तो हिंदुस्तान में इतने सस्ते में हमारे को कोई किसी को पैसा नहीं मिलता। अभी आपको मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, हमने इन्विट मॉडल की बात जो चेयरमैन साहब कर रहे थे, तो उसको लॉन्च किया हमने। और लॉन्च करने के बाद वो 7 दिन का टाइम था, और 7 दिन के बाद मेरी डेट तय होगी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा, फिर वो बेल बजाऊंगा और वो स्टॉक बंद करूंगा, क्लोज करूंगा। तो पहले दिन 7 आवर्स में हमारी वैल्यू थी उससे 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, बरसात पड़ी पैसे की। तो हमारे मेंबर, मैं गोवा था, फोन किया, सर जल्दी आओ, इतना पैसा आ रहा है, ये वापस करना मुश्किल होगी। मैं गोवा से निकल के मुंबई आया, दूसरे दिन घंटी बजाकर क्लोज किया, इतना पैसा आया। और अब मेरा व्यक्तिगत राय है ही है, इन्वेस्टर तो है बड़े, तो मैं आपको सोचता हूं कि अब गरीब लोगों को धनवान करो। हमारे को इन्वेस्टर आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो अच्छा है। ना हम लोग, मैं नम्र हूं बरा, एरोगेंसी मत लो। तो तुम नहीं दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, पैसा लाइन लगा के लोग खड़े हैं। खर्चा करना हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो मैंने अभी चेयरमैन साहब को, इनको पहले लगता था पैसे नहीं मिलेगा, मैंने कहा इसमें 25% वो हमने रिजर्व रखा है छोटे लोगों के, और उनको जैसे चपरासी है, कांस्टेबल है, कंपाउंडर है, उसको वो हमारे यहाँ हम AAA रेटिंग है। और हमारे सब प्रोजेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अट्रैक्टिव है, कोई घाटे वाला काम नहीं है। हमारा इनकम 52,000 करोड़ है, अभी 1,40,000 करोड़ होगा, हम गारंटी दे रहे हैं। और हम ऐसे पेंशनर्स वगैरह को कह रहे हैं कि भाई तुमको 8.02% ब्याज देंगे, 0.5%, 8.05% चार्ज देंगे। फिर मुझे रिटायर्ड लोग आए, तुम साल भर में दोगे, मैंने बोला दुरुस्ती करो, महीने में मिलेगा। ये जो ब्याज है वो जो इन्वेस्ट करेगा उसको हर महीने में मिलेगा, NHI की गारंटी होगी। अब कौन सी बैंक आपको 8.05% इंटरेस्ट देती है? FDI पे देती कोई? 5.5-6 के होगा, अभी 8.05। तो अभी शायद रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो हमारा ब्याज भी बढ़ सकता है। तो ये अब मैंने तय किया कि गरीब लोगों को धनवान करना है। ये बड़े बड़े पेंशन फंड वगैरह जो है, गोरे आते, ठीक है, चाय पानी कराते, पर मैं उनको कहता हूं अब हिंदुस्तान के किसान, गरीब लोग, चपरासी, छोटे लोग, रिटायर्ड लोग, इनको मैं कह रहा हूं तुम्हारे पैसे से हाईवे बनाना है और उसकी कमाई तुम्हारी जेब में डालनी है। तो इसलिए कोई पैसे की कमी नहीं। अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे 70 लाख करोड़, अब मैं तो 1 करोड़ लाख करोड़ की बात कर रहा हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश में काम करने वालों की कमी है। और अगर ये हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और करप्शन फ्री है, हमारे यहाँ कोई ठेकेदार को नहीं आना पड़ता। और अभी हमने ये भी तय किया कि जो काम ठीक नहीं करेगा उसको टर्मिनेट करो, उसको ब्लैक लिस्टेड करो। मैं मजाक में कहता था बुलडोजर तुम्हारे ऊपर चला दूंगा, माल नहीं खाया तुमसे, छोड़ूंगा नहीं तुमको। अब 10 साल की गारंटी है डिफेक्ट लायबिलिटी। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में अच्छे स्टैंडर्ड के रोड बने। और अब उसमें राजस्थान में बहुत से प्रोजेक्ट कुछ आपने देखे, आप आइए, आप मांगते हुए थक जाएंगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा।
राजस्थान को आने वाले 2 साल के अंदर नेशनल हाईवे नेटवर्क को अमेरिकन हाईवे के बराबर पहुंचाएंगे। और इसलिए आप कोई चिंता, ये मैं भाग्यवान हूं कि मैं जिस राज्य में जाता हूं वो यही कहता कि सबसे ज्यादा गडकरी जी ने हमको दिया। मैंने कुछ नहीं दिया, आपका ही पैसा है। और ये हो सकता है, जो फाइनेंशियल मॉडल है हमारे उसमें ये संभव है। और मैं लोगों को कहता हूं, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब उसमें भी हम टोल में कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हैं, मुझे पूछते टोल इतना टोल लग रहा है, कैसा होगा। मैंने बोला आपको ऑप्शन था, आप ये ताज पैलेस में क्यों कार्यक्रम कर रहे हो? रामलीला मैदान पे करते, एक चेयर मुझे देते, एक आप लेते, वही टपरी पर का आधा चाय मैं पीता, आधा चाय आप पीते, आपका कार्यक्रम 1000 रुपए में होता। ये 25 लाख खर्चा करके यहां क्यों आए? क्योंकि एयर कंडीशन है, सब कुछ है। तो मैंने कहा देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब 9 घंटे जगते थे आपको, अब आप 2 घंटे में आ रहे हैं, तो 7 घंटे का पेट्रोल डीजल बचा है ना, टाइम बचा है ना, कॉस्ट बची है ना, तो थोड़ा बहुत इधर कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि देश के बजट से इतना काम नहीं हो सकता। मैंने तो मथुरा में जो 80 mld स्लश थी, गंदा पानी टॉयलेट का, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। मैं हमारे शहर में टॉयलेट का पानी 300 करोड़ रुपए में बेचता हूं हर साल, 7 साल से टॉयलेट का पानी। तो वो महाराष्ट्र सरकार लेती है। तो मैंने हाइब्रिड एन्युटी में, जब वाटर रिसोर्स था, हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट किया, और वो कल त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने दिया, और वो पानी शुद्ध करके मैं इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को मथुरा को देता हूं। वो 25 करोड़ यूपी सरकार को देते, मैंने कहा 20 करोड़ दे दो, उनका 5 करोड़ का फायदा हो गया। मथुरा का 80 mld गंदा पानी शुद्ध हो गया, इंडियन ऑयल का फायदा, हमारा प्रोजेक्ट भी सस्ता हो गया। तो मेरा आपको यही कहना है कि हमारे पास, अगर हम प्रोजेक्ट में टूरिज्म के लिए रोड बहुत आवश्यक है, और टूरिज्म ही राजस्थान की स्ट्रेंथ है। और टूरिज्म ही ऐसी इंडस्ट्री है कि 49% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल में खर्चा होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जितना आएगा। और एक बात मेरी रह गई, मैं बहुत वाटर रिसोर्स मिनिस्टर था तब हमने किया था, पर वो अभी शुरू नहीं हुआ, वो था एमपीबीएस सी प्लान। एक बात पूरी हो गई, हमने आपके यहाँ 5-6 एयर स्ट्रिप बनाई है रोड पर, हवाई जहाज उतर सकता है। मैं भी उतरा था एक जगह पर, राजनाथ जी, मैं, सब हम लोग उतरे थे। तो रोड को हमने एयरपोर्ट में बनाया। तो अभी दिया जी बता रही थी, मैंने बोले वहां एयरपोर्ट प्लेन नहीं है। मैंने बोला तुमको 5-5 करोड़ में एयरपोर्ट बना दो, बताओ कैसे करना। मैंने बोला रेलवे का फाटक होता है वैसे हाईवे बंद करना, हवाई जहाज उतरेगा, पलट के जाएगा, एक 3 शेड बना दो सिक्योरिटी वगैरह के अरेंजमेंट के लिए, पार्किंग प्लेस थोड़ी सी बना दो, और लोग उतरेंगे, लोग चढ़ेंगे, जब निकलेगा तब फिर से अपना फाटक बंद करो, हवाई जहाज उड़ेगा और वो चले जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो आपके ऐसे 10-20 5-6 एयरपोर्ट, तो अभी एयर स्ट्रिप का खर्चा नहीं, किसी का खर्चा नहीं, आप चालू करवा दीजिए। वो जो उधर है ना पाकिस्तान बॉर्डर पर जहां हम उतरे थे, वहां नहीं है एयर सर्विस, जोधपुर के आगे सांचौर में। हाँ, उधर सब आप हमारे रोड के जितने बने हैं, आप उसका फ्री ऑफ चार्ज उपयोग करो, हवाई जहाज उतरने के लिए परमिशन मिल जाएगी। दूसरा जो था वो था एमपीबीएस सी प्लान, वाटर प्लान, और वो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आप इस पे पीछे लगिए। ये जब था तो मैंने वो प्लेन भी लाया था कनाडा से, और मैं मुंबई के समुद्र में उतरा भी था। बाद में मोदी जी वो प्लेन मेरे को आग्रह करके, वो भी साबरमती में उड़कर सरदार सरोवर गए थे। तो एमपीबीएस सी प्लेन है ना, जो हाईवे पे, इस पे एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है और पानी पे उतरता है। अब आपके पास तो बहुत तालाब बने हैं झील से, काहे के लिए एयरपोर्ट के लफड़े में पड़ते हैं। जयपुर से उड़ेगा और एक तालाब में उतर जाएगा। हाँ बिल्कुल, सब जगह उतरेगा। और ये 18 करोड़ का 18 सीट है। और इसके लिए जब ये एयरपोर्ट एविएशन मिनिस्ट्री थी, तो वो उनको मैं बोलता था कि तुम इसके नियम बनाओ, वो नहीं बनाते थे। तो मैंने उनको एक दिन सेक्रेटरी को बुलाया, देखो ये हवाई जहाज तुम कहते हो, मैं इसको हवा में उड़ने वाली बोट कहता हूं, फ्लाइंग बोट। तुम ज्यादा समय लगाओगे तो मैं फ्लाइंग बोट के एक्ट बना के डाल दूंगा, तो तुम रहते रहो चिल्लाते रहो, तुम्हारा नहीं 50% मेरा भी अधिकार है। तब वो बन गया कानून।
अब एवरीथिंग इज क्लियर। अगर प्राइवेट वालों को आपने टिकट की गारंटी दी कि जयपुर से उदयपुर उतरना है तो आपके 10-25 टिकट 5 टिकट हम खरीद लेंगे, और ये अलाउ कर दिया तो इसे उड़ान स्कीम जैसी बनाई तो ये कोई भी लाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। अभी तो ड्रोन टैक्सी भी आ गई, तो मेरा आपसे सुझाव है कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा। आखिर में बाकी डिटेल में तो मैं जाऊंगा नहीं, पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ आज अनाय से आया हूं तो कभी मैं खाली हाथ नहीं गया हूं आपके यहाँ तो मैं जो कुछ हाईवेज है जो उसके बारे में कोटपुतली से आगरा ग्रीनफील्ड हाईवे 6,800 करोड़ का ये सितंबर में पूरा होगा। ये कोटपुतली के पनियाला मोड़ से, दूसरा जयपुर किशनगढ़ जोधपुर से अमृतसर तक ग्रीनफील्ड हाईवे 12,000 करोड़ का, इसका हम डीपीआर बना रहे, जल्दी इसका काम शुरू करेंगे। फिर पाली से रायपुर से जस्सा खेड़ा एलिवेटेड रोड का निर्माण 538 करोड़, ये भी शहरी क्षेत्र में, इसको भी मैंने मंजूर किया, इसका डीपीआर बनाने की शुरुआत हुई है। बाद में नागौर से नेत्रा तक 1400 करोड़ 86 किलोमीटर, इसका भी डीपीआर बनने की शुरुआत हो गई, ये भी मंजूर हो गया। जोधपुर से दिल्ली जाने वालों का इसे 1.5 घंटा समय बचेगा। सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर बाईपास 500 करोड़, ये भी अभी मंजूर हुआ है 39 किलोमीटर। फिर झुंझुनू चिरावा सिंधाना पचोरी मार्ग 1400 करोड़ 72 किलोमीटर 4 लेन। सिंगाना खेतड़ी जसरापुर जगलसरेली 600 करोड़, ये भी हमने मंजूर किया है। फिर भाटीवाड़ तक मार्ग निर्माण और कुंडल झाडोद खंड के बुक्कलन क्षेत्र में सुधार के लिए 400 करोड़, ये भी पेव शोल्डर रोड मंजूर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नॉर्दर्न जयपुर का रिंग रोड 6,500 करोड़, उसको भी हमने मंजूर किया। तो 110 किलोमीटर है, और मैंने आज आपको भी रिक्वेस्ट की कि रोड बनने के बाद जमीन की कीमतें 5 गुना बढ़ती है, तो आप उसमें जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ नया जयपुर वहां बनाइए। इसमें और एक अच्छी स्कीम है कि टोटल 60 जगह लेते समय 40% डेवलप लैंड किसान को दे दीजिए, वो भी उसका भी अभी बहुत पैसा उसको मिलेगा। 20-40% सरकार को मिलेगी और 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्चा होगा। तो भूमि पुत्र जो है उनका भी इसके लिए कुछ विरोध नहीं होगा। और एक अच्छी बात मुझे मौका मिली जब मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, और वसुंधरा जी और अपने राम सिंह जी ना, राम प्रताप जी, तो लखवाड़ रेणुका किशाऊ ताजेवाला बैराज ये सब मंजूर करने का मौका मिला। तब एक पंजाब से जो इंदिरा कैनाल था, इसके कारण काफी लीकेज था। हाँ, तो उसको हमने 2,000 करोड़ दिए, और उसका फायदा ये हुआ कि राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला। और पानी अगर मिलेगा तो बस राज्य की प्रगति होती है। मेरे पर मंत्री कर पे विश्वास मत रखिए, पर मुझे 9 डॉक्टरेट डीलिट्स मिली है, उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है और 4 वाटर कंजर्वेशन में मिली है। तो महाराष्ट्र और आपकी स्थिति सेम है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रोकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। जैसे ये सरकारी नौकरी करते हैं ना, हर महीने में डिपॉजिट करते हो, रिटायर होने के बाद पैसा डिपॉजिट करके तो पानी को जमीन के अंदर डिपॉजिट करिए। तो हमने NHI के तरफ से 1,000 तालाब फुकट में बनाए महाराष्ट्र में, फ्री ऑफ चार्ज। 2 चीजें आप करिए कि हम कचरा जो है शहरों का वो सेग्रीगेट करके रोड में डाल देते, तो आपका स्वच्छ भारत अभियान होगा। और दूसरा, ये वाटर कंजर्वेशन का काम करिए, बहुत फायदा होगा। और 1 रुपया खर्चा नहीं करना आपसे हमको हमारे कोई काम में आपसे कोई रुपया नहीं चाहिए। आपको मैं बताऊंगा, इतना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पानी आएगा तो यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। और आपने जो 12 या 10 एक्सप्रेस हाईवे बताया अभी, ग्रीनफील्ड 9, तो उसके ऊपर एक बार दिल्ली आप आइए, हम वे आउट निकालेंगे और जरूर उसमें आपको पूरी मदद करेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये जो एक प्रकार से राइजिंग राजस्थान, तो मैंने मजाक में कहा कि हम लोग एक कहते थे कि वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन, मराठी में कहावत थी, उगवत्या सूर्याला नमस्कार।
जो सूर्य ऊपर जाता है उसको नमस्कार करना चाहिए। लेट अस होप कि आपके नेतृत्व में राजस्थान का सूरज बहुत ऊपर पहुंचेगा और आपके इस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो और आप यशस्वी हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।